नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम संगम बिहार में मौजूद हैं और आज हम बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रामनिवास भड़ाना जी हैं, जो कि दक्षिण दिल्ली भाजपा जिला के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही महेश मिश्रा जी हैं, जो जिला मंत्री हैं। अभिषेक तिवारी जी हैं, ये भी जिला मंत्री हैं। तो आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर और संगम बिहार की कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले रामनिवास भड़ाना जी से हम बातचीत करेंगे। सर, दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है पिछले कुछ महीनों में कहीं ना कहीं सीबीआई जो है लगातार विपक्ष के ऊपर हमलावर होती हुई नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं मोदी जी, अमित शाह जी को कटघरे में विपक्ष खड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए महेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, जो सवाल आपने किया है कि अमित जी की और मोदी जी को कटघरे में विपक्ष खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष तो शुरू से ही मोदी जी और अमित जी के पीछे पड़ा हुआ है और इनको कटघरे में क्या, इनको सलाखों के पीछे पहुंचाने के अपने कुत्सित प्रयासों में लगा हुआ है। आप गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, अमित जी वहाँ गृह मंत्री थे, तब भी विपक्ष की कांग्रेस की सरकार ने, जो केंद्र के अंदर सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन ये सौभाग्य है कि हमारे देश की न्याय प्रणाली इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है कि उनकी जो कुत्सित मानसिकता थी वो उसमें सफल नहीं हो पाए। क्योंकि कोई भी इस प्रकार का षड्यंत्र तभी संभव हो सकता है, तभी वो फलीभूत हो सकता है जब उसमें तथ्य हों। जब तथ्य ही नहीं होंगे तो आप किसी को, हो सकता है कि आप गलत इरादों के साथ आप अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करके उन लोगों के ऊपर एफआईआर करा दें, उनको गिरफ्तार करवा दें, लेकिन न्याय तो न्यायालय ने देना होता है और न्यायालय सदैव न्याय करते हैं। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का उच्च न्यायालय, इनका एक अलग ही स्तर है भारत में और उस पर जो विश्वास है जनता का वो पॉलिटिकल पार्टियों से कहीं बढ़ करके है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि सीबीआई के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी की है, आप देखिए इसको जा करके, सोशल मीडिया पे टिप्पणी अवेलेबल है कि सीबीआई सरकार का तोता है। और ये उस समय कहा गया था जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि कम से कम विपक्ष तो ये बात ना कहे, विपक्ष को ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले जिसमें 100 छेद। सर, अगर देखा जाए तो मनीष, जो शराब नीति है, पहले तो केजरीवाल जी नई आबकारी नीति लाई और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर इसका जमकर विरोध किया। अब उसी शराब नीति के घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है उनके झूठे आरोपों में बीजेपी कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। अब ये तो देश की जनता जानती है, आप चैनल चलाते हैं, आप भी लोगों से मुखातिब होते हैं और कई प्रकार के सत्यों से आप अवगत हो। आप राजनीतिक पॉलिटिकल पर्सन्स के भी इंटरव्यूज़ लेते हो। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने मिल कर के इसका विरोध किया, क्योंकि जिस सरकार ने ये कहा था कि हम मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और मोहल्लों के अंदर कहीं ऐसे दारू के ठेके खुले होंगे जहाँ से मोहल्ले के लोग उसकी शिकायत करेंगे तो हम उनको बंद कर देंगे, और उसके विपरीत जा कर के इन्होंने शराब पॉलिसी में संशोधन किया, पूरी तरह से आमूल चूल उसको बदल दिया। प्राइवेट ठेकेदारों को इन्होंने खड़ा कर दिया और प्राइवेट ठेकेदारों को खड़ा करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर शराब की दुकानें खोलने का प्रयास किया। अब रेजिडेंशियल एरिया में ये कौन सा संविधान है, कौन सा प्रावधान है कि रेजिडेंशियल एरिया में शराब के ठेके खुल सकते हैं? ऐसा कौन सा प्रावधान है कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे में, किसी पूजा स्थल के 100 मीटर के दायरे में, किसी हाईवे के 100 मीटर के दायरे में आप शराब का ठेका खोल सकते हैं? ये तो पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया। जहाँ जहाँ इन्होंने शराब की दुकानें इस प्रकार के क्षेत्र में खोली, जहाँ देश की और कॉलोनी की और क्षेत्र की जनता रिहायशी तौर पर रहती है, हमने उनका पुरजोर विरोध किया, उसको बंद करवाया। और इस पॉलिसी को बदलने के लिए इन्होंने शराब माफियाओं का जो कमीशन था ना जी, उसको 2 से बढ़ा करके 12% कर दिया। किकबैक, यानी कि सरकार ठेकेदारों को वो कमीशन देगी और ठेकेदार उस कमीशन में से आधा कमीशन उन अफसरों को, उन राजनेताओं को वापस करेंगे जिन्होंने उनके लिए ये फ़ायदेमंद शराब नीति बनाई है। इस घोटाले में वो लोग अंदर हैं और फैक्ट्स हैं,
दिल्ली के अंदर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मौजूद हैं। इन्होंने हर जगह जाकर के कोशिश करके देख लिए, न्यायालय किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अगर ये झूठे फैक्ट्स होते, अगर इसमें तथ्य नहीं होते, तो पहले दिन ही इनको जमानत मिल गई होती। लेकिन न्यायालय जमानत नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब झोलमाल नहीं, पूरा का पूरा दाल काली है, पूरा का पूरा गोलमाल है। तो महेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से केजरीवाल जी के राजमहल को लेकर दिल्ली के अंदर सियासत गरमाई हुई है, इनका क्या मानना है, इनका क्या कहना है? तो महेश मिश्रा जी, क्या लोकतांत्रिक हमारे देश भारत के अंदर एक सीएम को इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने मकान के रेनोवेशन करा सके, मरम्मत तक करा सके? आप लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर विवाद बना दिया केजरीवाल जी के राजमहल को लेकर। बिल्कुल ठीक पूछा आपने कि अधिकार पूरा है, लेकिन मरम्मत में 45 करोड़ रुपए खर्च हो, ये कहाँ का न्याय है बताइए? जनता की गाड़ी कमाई, और वो व्यक्ति जो कहता है मैं बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, बच्चों की कसम खा रहा है, और मरम्मत में 45 करोड़ रुपए आप खुद सोचो। और उस विषय को जैसे आपने मेरे से सवाल किया, ऐसे ही आपके पत्रकार बंधु, एक बहन गई उनसे पत्रकारिता का पूछने, उनको उठा के और झूठा केस लगा के उनको अंदर जेल के अंदर भेज दिया। रात भर उनको जगना पड़ा, और जो उनके साथ दुर्गति उनकी करी वहाँ की पंजाब पुलिस ने, उन्होंने अपना बयान अपने स्टूडियो में आके दिया। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता की बात को रख के लोकपाल इधर उधर पूरी ऐसी इधर की बातें झूठी वादे करके सरकार के बीच में आए, मुख्यमंत्री बने, और सिर्फ जनता ने उनको इसलिए चुना था कि वो उनको लगा कि ये आम आदमी है, हमारी बात करता है, हमारे जैसा रहता है, नॉर्मल बड़ी बड़ी शर्ट पहनता है, ढीली ढाले, नॉर्मल नेता वाली स्टाइल नहीं है। आज वो 45 करोड़ सिर्फ मरम्मत में खर्च करेंगे, तो कैसे आपको लगता है कि वो आम आदमी रह गया? सर, अगर बात करी जाए दिल्ली के अंदर जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार जो दिल्ली सरकार को मिला है, क्या लगता है इससे दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार की रफ्तार है, क्या रोक पाएंगे केजरीवाल? नहीं, भ्रष्टाचार तो ये खुद ही कर रहे हैं, रोक क्या पाएंगे ये? अब इनके 2 मंत्री अंदर हैं। अभी पंजाब के एक मंत्री, आपको पता है क्या कुकर्म करते पकड़े गए, उनको जानकारी है आपको। तो ये भ्रष्टाचार रोकेंगे थोड़ा ना, ये तो कर ही रहे हैं, खुद ही भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। ये ट्रांसफ़र रोकने से और हो जाने से थोड़ा ना भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। ये तो आपको खुद पत्रकारों लोगों से पूछते होगे, आपको हमसे ज़्यादा जानकारी होगी। तो अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, संगम विहार की समस्याओं को लेकर इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, संगम विहार में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिनेश मोहनिया जी, और बात करी जाए 16 नंबर गली की, तो काफ़ी जर्जर हालात है। तो कब से इसकी हालात ऐसी है, और विधायक जी कभी आए क्या था देखने के लिए, क्या लगता है? विधायक जी इधर से आते भी नहीं हैं और ना इधर से निकलते हैं, और वो अपने चमचों के साथ आके गलियों के अंदर से निकलते हुए चले जाते हैं। हमारा जो शूटिंग रेंज से जो रोड आता है, उसकी इतनी जर्जर हालत है, इतनी बुरी कंडीशन है। वो जो रोड है वहाँ पे आपने देखा हो जाट धर्मशाला के बगल में इतना बड़ा पॉन्ड बन गया है पानी का भर भर के, और वो जाके सीधा शूटिंग रेंज में निकलता है। जो कभी आपने देखा हो शूटिंग रेंज पे आज तक जाम नहीं लगा। लास्ट ईयर कम से कम 1 महीने तक वो पूरा रोड जाम में रहा, क्योंकि उसमें इतना गंदा पानी वहाँ से जाके निकलता था। वहाँ पे एक सीवर लाइन पड़ी हुई है जो जल बोर्ड के अंडर में आती है, और वो काफ़ी दिनों से उसका काम होने को पेंडिंग है। हमारे जो दिनेश मोहनिया जी हैं, उसने वो सीवर लाइन तक नहीं खुलवाई है अभी तक। काफ़ी दिनों डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता के ज़माने में वो सीवर लाइन पड़ी थी हम तो, और उसके बाद में वो सीवर लाइन बंद हो गई जब से दिनेश मोहनिया जी आए हैं, और फिर वो सीवर लाइन बंद पड़ी है। उसको ना खुलवाने का काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे पानी भरता जा रहा है, लोग आते हैं इतने परेशान होते हैं, उतना गंदा पानी है, बहुत से लोगों को तो बीमारियाँ हो रही हैं उस पानी से। सर, ये 16 नंबर की जो मेन रोड है, कब से इसकी हालत ऐसी है कि ये 16 नंबर की रोड हमारे जब एमसीडी में हमारी जो मेयर बनी थी सरिता चौधरी जी, उन्होंने उस समय ये रोड बनवाया था। हमारा कुमार स्वीट से लेके पूरा शूटिंग रेंज तक पूरा रोड बनवाया था, बढ़िया बनवाया था। अब वही रोड अभी तक चलता चला आ रहा है। उसके बाद ये रोड नहीं बना है। अभी इसमें 2-3 पैच डाले थे हमारे, जब जीतू बने थे यहाँ के निगम पार्षद, उन्होंने छोटे 3 पैच लगा दिए थे इन पर। एक यहाँ पर लगा दिया था शिव मंदिर पर, एक बीच में लगा दिया था, और एक बीच में फिर कहा कि हम ये पूरा रोड बनवाएंगे, लेकिन उन्होंने आज तक ये रोड नहीं बनवाया है। अभी उन्होंने क्या किया कि अभी लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने वो उस रोड की हाइट जो है 4-4, 5-5 फुट ऊंची उठानी शुरू कर दी। लोगों ने जब ऑब्जेक्शन लगाया तो बोले हम आपके ऊपर केस कर देंगे, आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, आप ऐसा करेंगे तो हम ये कर देंगे। लेकिन फिर उन्होंने वो उस रोड को ठंडे बस्ते में डाल के चले गए। तो जीतू वहाँ पे जब से निगम पार्षद बने हैं, उनके अंडर में रोड आता था, ना उन्होंने कोई
इसमें एक्शन लिया, ना हमारे दिनेश मोनिया जी ने कोई एक्शन लिया। वो अपना बाहर से आते हैं, बाहर से चले जाते हैं, उन्हें संगम बिहार से कोई मतलब नहीं है। और ज़्यादातर टाइम अपना उत्तराखंड में बिताते हैं, वहाँ के प्रभारी हैं, वहीं पे पड़े रहते हैं वो। सर 2020 से पहले की अगर बात की जाए तो 2020 से पहले जब दिल्ली के अंदर 67 विधायक आम आदमी पार्टी के थे तो पूरी दिल्ली को जो है एक फंड दिया गया था। पूरी दिल्ली में आपने भी देखा होगा, बधाई हो संगम विहार, बधाई हो बदरपुर, बधाई हो देवली, ऐसे पोस्टर लगे थे। एक मोटा फंड दिया था सड़क और सीवर के लिए, क्या उस फंड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ? भाई साहब, सीवर के लिए और जल बोर्ड की पाइपलाइन के लिए जब 2016-17 में जब हमारे दिनेश मोनिया जी जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने तो जल बोर्ड ने 90 करोड़ रुपए सेंक्शन किया संगम बिहार विधानसभा के लिए कि हर घर में हम मीटर वाला जल देंगे। वो 90 करोड़ रुपए आया, पोस्टर लग गए पूरे संगम बिहार में कि 90 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिया हमने, अब हर घर में मीटर से जल मिलेगा, हर घर में ये मिलेगा। पब्लिक बहुत खुश हो गई। पब्लिक ने कहा हाँ भाई अब तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके 2016 से और 2023 आ गई है, अभी तक वो 90 करोड़ रुपए कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। वो दिनेश मोनिया जी के पास है या दिनेश मोनिया जी ने पार्टी फंड में दे दिया, क्या किया उसका कुछ पता नहीं है 90 करोड़ रुपए का। उसके बाद में भी कई ऐसी योजनाएं वो लेके आए जो धरातल तक नहीं आई, ऊपर से ऊपर ही चली गई सारी। सर अगर संगम विहार के मेन रतिया मार्ग की बात की जाए तो अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बीच में चौड़ीकरण की बात आई थी, इसको चौड़ा करेंगे ऐसी बातें भी आई थी, लेकिन नहीं हुआ। लोगों ने रेड़े तक आगे बढ़ा दिए। कानून व्यवस्था आपकी है, आप लोगों के हाथ में, या यूँ कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, फिर क्यों इस पर लगाम लगाने में लगाम नहीं लग पा रही? और क्या कारण है? क्या राजनीतिक दल का भी या आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी कोई इसमें हाथ है क्या? भाई इसमें टोटल आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाथ है। इन्होंने बाहर आपने टैक्सी स्टैंड देखा होगा जी, टैक्सी स्टैंड ने कितना बुरा हाल कर रखा है, पूरा का पूरा विधायक जी के अंडर में आता है, वो चलवा रहे हैं उसको टैक्सी स्टैंड को। आप जब जैसे ही एंटर करोगे जाम वहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद एमसीडी में वहाँ से हमारे 12 नंबर तक हमारे भागवीर जी हैं, उसके बाद जीतू जी आ जाते हैं, उस साइड आपके पंकज जी हैं। तो इनके क्या है, इन्होंने सब दुकानदारों से मंथली रखी है, क्या ले रखा है मुझे कुछ उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। उन्होंने पूरी खुली छूट दे रखी है कि आप जितना मर्जी हो वो करो, जितना मर्जी हो सामान बाहर निकालो, अंदर करो। एमसीडी वाले लोग आते हैं, आके देख के चले जाते हैं, चालान काटते नहीं किसी का। मंथली ले रखे है, क्या ले रखा है उसका तो वही बता सकते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो सारा काम चल रहा है। अब रही बात रोड चौड़ीकरण की, दुकानदार सारे सहमत थे, रोड चौड़ा होगा उनकी भी तरक्की होगी, काम अच्छा होगा, लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। तो उन्होंने ये कहा दुकानदारों ने कि आप एक काम करो, जैसे हमारे साइड में रोड आपने कहा 8, हमारी दुकान जाएगी 12 फुट, एक साइड आप कह रहे हो 4 फुट दुकान जाएगी। अब जिसकी 12 फुट की दुकान है उसकी दुकान 12 फुट ही चली जाएगी, तो वो तो धरती पे आ जाएगा, वो तो बाल बच्चे कहाँ से पालेगा। उसने वो सभी दुकानदार जो मार्केट एसोसिएशन वाले लोग हैं वो गए दिनेश मोनिया जी के पास, और इवन अरविंद केजरीवाल जी के पास भी गए वो लेटर लेके कि आप एक काम करिए, ये जो रोड का मैटर है इसको आप बैठ के मार्केट एसोसिएशन के साथ में बैठ के इसको हम लोग सुलझा लेते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा बीच में फीता रखिए, इधर से जैसे 12 जा रही है इधर से 4 जा रही है, तो 12 4 16 हो गई, 8 फुट इधर से ले लो 8 फुट इधर से ले लो, रोड पूरा चौड़ा कर दो। वो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने क्या किया, एक बेचारा दुकानदार था, बहुत गरीब आदमी था, उसकी दुकान पे आग जेसीबी लगा दी, पूरी दुकान उसकी गिर गई। उसको तो उसकी तो उन्हें 2 फुट तोड़नी थी, उसकी तो पूरी 8 फुट की दुकान उन्होंने तोड़ दी। लोगों ने ऑटोमेटिक भी अपने आप पीछे किए हैं बहुत सारी दुकान, जैसे अब आगे से आएंगे तो आप देखेंगे बहुत से लोगों ने पीछे कर रखी है। लेकिन जब इन्होंने नहीं सुना तो फिर लोग मार्केट एसोसिएशन वालों को कोर्ट जाना पड़ा। पैसे तो किसी के पास साइड नहीं इतने जो दे सकते हैं इन लोगों केजरीवाल वगैरह को। सर विपक्ष होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी इस पे एक्शन उठाएं? विपक्ष के नाते आपका भी तो एक फर्ज बनता है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नहीं, हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी बात की, कुछ किया, लेकिन फिर यहाँ संगम बिहार की पब्लिक कहने लगती है कि नहीं ये बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, ये लोग काम करना चाहते हैं। तो हमें ये सब भी देखना पड़ता है कि पब्लिक को भी कोई परेशानी ना हो और पब्लिक का भला हो। तो ये सब चीज़ भी हम देखते हैं, जहाँ हमें आगे बढ़ना होता है वहाँ हम आगे बढ़ के काम करते हैं। तो ये थे बदहाल संगम विहार की हालात जो अभिषेक जी ने उसके बारे में बताया। शुरू से संगम विहार में बहुत ज़्यादा समस्या है, अक्सर जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, सीवर की समस्या देखने को मिलती है, अब सड़कों की भी समस्या देखने को मिलती है। विपक्ष के नाते
इन सभी लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन काम करने वाले तो अधिकारी हैं और अधिकारी विधायक जी के अंडर में आते हैं और जब तक विधायक जी का ऑर्डर नहीं होगा तब तक अधिकारी काम नहीं करेंगे। तो बदहाल संगम विहार में आखिर कब यहाँ की जो समस्या हैं इनका समाधान होगा वो जानने के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार।